नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मित्रों, अब बालाजी क्लासेस के साथ साथ मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल है बायो इंडिका क्लासेस। बायो इंडिका क्लासेस बायो इंडिका क्लासेस तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें। मित्रों, बहुत दिन बाद आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। तो प्लीज़ एक बार बायो इंडिका क्लासेस को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आते हैं, आज का नया टॉपिक हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी 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 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड ओइकस एंड लॉगस से मिलकर बना हुआ है। ओइकस मीन्स होता है रहन सहन, ड्वेलिंग। ओइकस का मतलब होता है ड्वेलिंग का हिंदी में समझ लीजिए मतलब होता है रहन सहन। और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है स्टडी। तो अगर इकोलॉजी की बात किया जाए तो नॉलेज ऑफ ड्वेलिंग है, स्टडी ऑफ ड्वेलिंग है। तो इकोलॉजी सब ग्रीक वर्ड का है जो ओइकस और लॉगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ड्वेलिंग या रहन सहन, नॉलेज या स्टडी। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इकोलॉजी, अगर इसको ऐसे समझते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऑर्गेनिज्म के चारों ओर वातावरण है। तो जो ऑर्गेनिज्म का वातावरण के साथ इंटरेक्शन है इकोलॉजी कहलाती है। ऑर्गेनिज्म का वातावरण के साथ जो संबंध है, पारस्परिक संबंध है, आपसी संबंध है, वो इकोलॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजी के बारे में अगर बात किया जाए, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ interaction between living organism and environment. Interaction between environment and living organism. कहने का मतलब यह है, इकोलॉजी इंटरेक्शन है, संबंध है किसके बीच, इन्वायरमेंट के और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच पारस्परिक संबंध है, आपसी संबंध है। अगर ड्वेलिंग को और मॉडिफाइड किया जाए तो द प्लेस जहाँ वो रहता है, द प्लेस एंड द पर्सन, जो पर्सन जहाँ रहता है उसके चारों ओर का प्लेस या वातावरण, ठीक है, उसके साथ जो इनका संबंध है, इंटरेक्शन है, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं। तो इकोलॉजी का लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए कुछ और देखते हैं। ग्रीक वर्ड ओइकस एंड लॉगस से मिलकर बना है। ओइकस का मतलब होता है ड्वेलिंग, रहन सहन, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी।
मतलब कि अगर ये लिविंग, अगर इकोलॉजी की बात किया जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है, इनके बीच इंटरेक्शन क्या कहलाता है? इनके बीच इंटरेक्शन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। और इन्वायरमेंट की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अगर एबायोटिक की कंपोनेंट की बात करें तो ये क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और इसकी बात किया है तो क्या है? लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट है। मतलब कि अगर इसके एक बार और परिभाषा दिया जाए, ऑथेंटिक परिभाषा, अगर इकोलॉजी की ऑथेंटिक परिभाषा की बात करें तो इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एरिया के लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट की स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। किसके किसके? लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात करें। चलिए कुछ और चर्चा करते हैं। देखिए, इकोलॉजी सबसे पहले अगर कोई शब्द यूज किया था तो रीटर ने इकोलॉजी को ओइकोलॉजी बोला था, ओइकोलॉजी बोला था, ओइकोलॉजी बोला था। क्या बोला था? ओइकोलॉजी बोला था। तो रीटर ने सबसे पहले टर्म, अगर रीटर ने इकोलॉजी को इकोलॉजी बोला था। और इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी टर्म किसने यूज किया था? इकोलॉजी टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय, अगर बात किया जाए इकोलॉजी टर्म फर्स्ट यूज बाय, तो हेकेल ने किया था। हेकेल ने सबसे पहले ये टर्म का यूज किया था, इकोलॉजी टर्म का। इकोलॉजी टर्म का अगर यूज किया था सबसे पहले, रीटर ने इकोलॉजी को इकोलॉजी बोला था, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, वो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगर इकोलॉजी टर्म की बात किया जाए तो हेकेल ने किया था, हेकेल ने किया था। हेकेल ने फर्स्ट ऑथेंटिक डिफिनेशन भी इकोलॉजी का दिया था। फर्स्ट ऑथेंटिक definition of ecology is given by हेकेल। हेकेल ने सबसे पहले ऑथेंटिक डिफिनेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑथेंटिक डिफिनेशन किसने दिया था? हेकेल ने दिया था, हेकेल ने। और ओडम एक साइंटिस्ट हैं, इनको फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया, नीट में पूछा गया है। तो ओडम को फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। ओडम क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी। अगर बात फर्स्ट ऑथेंटिक डिफिनेशन की बात किया जाए इकोलॉजी की, तो हेकेल ने दिया था। हेकेल ही ऐसे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इकोलॉजी टर्म की बात की थी, ठीक है। अगर फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया की बात किया जाए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है, नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी।
फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीजीटी, एसटीजीटी सब में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात किया जाए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, अगर फादर ऑफ इकोलॉजी की बात किया जाए तो ओडम। हमने आपको बताया इकोलॉजी टर्म ग्रीक वर्ड है, ओइगस और लागस से मिलकर बना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर वातावरण के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसको, उसके इंटरेक्शन को इकोलॉजी बोलते हैं, उसके अध्ययन को इकोलॉजी बोलते हैं। रेटर ने इकोलॉजी बोला था। फर्स्ट टाइम टर्म इकोलॉजी इज गिवन बाय हेकेल। हेकेल ने फर्स्ट ऑथेंटिक डिफिनेशन दिया था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच इंटरेक्शन होता है, इकोलॉजी कहलाता है। ओडम को फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोला जाता है। चलिए कुछ और देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे क्लेमेंटिस, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है साइंटिस्ट। इन्होंने इकोलॉजी को स्टडी ऑफ कम्युनिटी कहा। स्टडी ऑफ इकोलॉजी क्या बोला? स्टडी ऑफ कम्युनिटी को स्टडी ऑफ कम्युनिटी कहा। क्लेमेंटिस ने क्या कहा था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ कम्युनिटी क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है, किसने कहा था? क्लेमेंटिस ने। तो याद रखिएगा, क्लेमेंटिस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी ऑफ कम्युनिटी को इकोलॉजी कहा। चलिए टर्म आता है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या है? एक टर्म आता है सिनेकोलॉजी। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, टीजीटी पीजीटी फलाना धमाका के लिए और इसके लिए भी सिनेकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑटो इकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, लिख लो, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, पॉपुलेशन इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। अब बात किया जाए स्टडी ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड सिनेकोलॉजी। देखिए अगर बात किया जाए पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन क्या है? इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल एनिमल की बात किया जाए, इंडिविजुअल एनिमल की भीड़ की बात किया जाए, ग्रुप की बात किया जाए, ऐसे एनिमल जो इंडिविजुअल हो, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, अगर उसकी स्टडी कहलाएगी, ऑटो इकोलॉजी कहलाएगी। अगर कम्युनिटी में कई विभिन्न जातियों की पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाए तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी की इकाई पॉपुलेशन होती है। अगर यूनिट की बात किया जाए तो कम्युनिटी की इकाई क्या होती है? पॉपुलेशन होती है। अगर बात किया जाए तो ऑटो, लिख लीजिए, ऑटो इकोलॉजी इज यूनिट ऑफ सिनेकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑटो इकोलॉजी, दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया है। ऑटो इकोलॉजी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, एक लाइन में याद करना है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? इंडिविजुअल की भीड़ को पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। और जिसका स्टडी ऑफ कम्युनिटी सिनेकोलॉजी कहलाती है। कई ढेर सारी कम्युनिटी में ढेर सारी पॉपुलेशन साथ में इकट्ठा रहती है। चलिए बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। यहीं
तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पॉपुलेशन की बात अगर किया जाए तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया इन ए स्पेसिफिक टाइम। अगर बात की जाए पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, देख लो इसको, डिफाइंड population is defined as a group of individual का group of individual living in a specific area in a specific time। इसको ऐसे समझते हैं, पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, एक जैसे जीव का ग्रुप है, ठीक है, एक स्पेशल एरिया में रह रहे हो, स्पेसिफिक टाइम पे रह रहे हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कराएगा। ऐसे याद रखिए, 1961 में हिंदी में कानपुर सिटी की जनसंख्या या पॉपुलेशन 10 लाख थी। तो देखिए पॉपुलेशन के लिए डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ह्यूमन की पॉपुलेशन या मानव की जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख थी। अब देखिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ह्यूमन एक ग्रुप हो गया, ह्यूमन की स्पेसिफिक एरिया इन स्पेसिफिक टाइम क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। तो एक एग्जांपल से आप याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक उसमें टाइम होना चाहिए, स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए और स्पेसिफिक इंडिविजुअल की भीड़ होना चाहिए। तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया इन स्पेसिफिक टाइम। तो याद रखिएगा। अब उम्मीद करते हैं पॉपुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें कम्युनिटी के, तो कम्युनिटी में कई पॉपुलेशन एक साथ एक ही इकोसिस्टम में या एक ही एरिया में साथ में रहती हैं, कम्युनिटी कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन स्पीशीज क्या है, पहले देख लेते हैं यहीं पे। जाति, चलिए स्पीशीज की बात करते हैं। जिसको हम जाति बोलते हैं। स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ऐसे इंडिविजुअल को स्पीशीज कहते हैं। तो लिख लो एक लाइन में, परिभाषा इस पर भी पूछा था। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which can interbreed interbreed जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, कॉल्ड स्पीशीज कहलाते हैं। याद रखिएगा। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, जो आपस में जनन कर सके, वो जातियाँ कहलाती हैं। इंडिविजुअल का वह ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, आपस में जनन कर सके, वो जाति कहलाती हैं।
चलिए अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर होता है पॉपुलेशन अपॉन यूनिट एरिया। पॉपुलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर होता है पॉपुलेशन यूनिट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, या पॉपुलेशन अपॉन यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए पूछा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इमिग्रेशन हो तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इमिग्रेशन हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा? नेटेलिटी अगर जन्म दर बोलते हैं बढ़ जाए तब क्या पड़ेगा? मोरेटेलिटी में अगर क्या हो जाएगा? मोरेलिटी मृत्यु दर बोलते हैं। देखिए इमिग्रेशन मतलब अगर किसी पॉपुलेशन में बाहर से कोई पॉपुलेशन और आ जाए, ठीक है, अगर तो क्या होगा? इमिग्रेशन माने आया, अगर आएगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा मतलब क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस तरह का टीजीटी का पैटर्न आ रहा है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। इमिग्रेशन अगर पॉपुलेशन थोड़ी मात्रा में चला गया, आया गया, तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन घट गया तो डिक्रीज हो जाएगा। इसमें इंक्रीज हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। नेटिलिटी अगर जन्म दर बढ़ जाए तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए डिक्रीज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस पे से पूछा जा सकता है। जिस तरह से टीजीटी और पीजीटी का आपने पिछले सालों में पेपर देखा है 2016 और 2021 का, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन अपॉन यूनिट एरिया, अगर पॉपुलेशन की संख्या आ गई, कहीं से पॉपुलेशन बढ़ गई, इमिग्रेशन हुआ तो इंक्रीज करेगा। अगर पॉपुलेशन कहीं से आधी पॉपुलेशन है, थोड़ी पॉपुलेशन कहीं चली गई, ठीक है, तो डिक्रीज करेगा। अगर जन्म दर बढ़ गया, नेटिलिटी बढ़ गया, इंक्रीज करेगा। मोरेटिलिटी बढ़ गया तो डिक्रीज करेगा। तो उम्मीद करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक होता है माइग्रेशन, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। माइग्रेशन कैन नॉट इफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर थोड़े आ रहे हैं थोड़े जा रहे हैं, पॉपुलेशन की भीड़ में कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, तो माइग्रेशन, इसको बोलते हैं माइग्रेशन, आना और जाना लगा रहे बराबर, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लीजिए माइग्रेशन कैन नॉट इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर बात किया जाए माइग्रेशन के अगर पॉपुलेशन में कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, तो कैन नॉट इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी। माइग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा गया है, नीट वगैरह में तो पूछा जाता था, ठीक है। माइग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी पे प्रभाव नहीं डालती है। इसी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और चीज़ें। बात करते हैं
बायोटिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बायोटिक पोटेंशियल क्या है? देखिए, बायोटिक पोटेंशियल क्या है? इकोलॉजी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जनन क्षमता होती है उसको बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। इकोलॉजी में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जितनी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसकी क्षमता क्या कहलाती है? बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। लिख लीजिए, बहुत लिख लीजिए। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ reproductive capacity of any organism is called बायोटिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बायोटिक पोटेंशियल के बाद आता है कैरिंग कैपेसिटी। इसको के से डिनोट करते हैं। इससे के से। अच्छा, बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा? जब जन्म दर नेटिलिटी हाई हो, रेट ऑफ नेटिलिटी हाई हो, मोर्टेलिटी रेट ऑफ लो हो, मिनिमाइज हो, तो क्या होगा? बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस मतलब कोई भी इकोलॉजी में पता लगा पानी कम ना हो, अगर जलीय इकोलॉजी है तो उसमें पानी, सूर्य की मात्रा, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की मात्रा, या इस प्रकार की कोई गैस, ऑक्सीजन गैस, इस प्रकार की कोई चीज़ें जो है एबायोटिक पोटेंशियल में कोई इम्बैलेंस ना हो, मतलब कुल मिला के इन्वायरमेंट किसी प्रकार से इकोलॉजी को प्रभावित ना कर रहा हो, ठीक है, तब उस कंडीशन में बायोटिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अगर बात करते हैं मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोटिक पोटेंशियल की, तो मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल कब होगा? ये कब हाई अटेंड करेगा, अपने लेवल पे होगा जब नेटिलिटी मैक्सिमम हो, मोर्टेलिटी मिनिमम हो, एंड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस मिनिमम हो। ये क्वेश्चन बन सकता है। सब क्वेश्चन टीजीटी 2022 और 23 के लिए इम्पॉर्टेंट है, एलटी के लिए इम्पॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल कब मैक्सिमम होगा? जब नेटिलिटी, जन्म दर क्या हो? मैक्सिमम हो, और मृत्यु दर कम हो, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कम हो। चलिए, अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है इसको भी देख लेते हैं। कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के बाद जितने इंडिविजुअल बचे पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के बाद जितने इंडिविजुअल बचे वो क्या कहलाती है? उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। लिख लीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरिंग कैपेसिटी लिखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल maximum number of individual which may be sustained after environmental resistance.
इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के बाद जितने इंडिविजुअल सस्टेन किए हैं बचे हुए हैं क्या कहलाते हैं? कार्ड कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। बायोटिक पोटेंशियल, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। बायोटिक पोटेंशियल आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम कब होगा? जब नेटेलिटी दर, मृत्यु दर, जन्म दर मैक्सिमम हो, मृत्यु दर कम हो और इन्वायरमेंटल चेक या इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस मिनिमम हो। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस या इन्वायरमेंटल चेक के बाद जितने इंडिविजुअल सर्वाइव किए, जितने अपने आप को बचा के रखा, सस्टेन किए, क्या कहलाते हैं? कैरिंग कैपेसिटी कहलाते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। चलिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है पॉपुलेशन ग्राफ के ऊपर। पॉपुलेशन ग्राफ, पॉपुलेशन ग्राफ। देखिए पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्राफ की बात किया जाए या पॉपुलेशन ग्राफ की बात किया जाए केवल, तो ये जे शेप बनाता है। इस फेज को बोलते हैं लैग फेज, लैग फेज। इस फेज को बोलते हैं लॉग फेज। इस फेज को बोलते हैं मैचुरेशन फेज। सॉरी, मैचुरेशन फेज नहीं, लैग फेज, लॉग फेज। लैग फेज में रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। रिप्रोडक्शन पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। रिप्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। लैग फेज में क्या होता है? लैग फेज में, सॉरी यार, देखिए लैग फेज जो होता है मैचुरेशन फेज होता है, मैचुरेशन फेज होता है। इसमें इंडिविजुअल मैच्योर होता है। लैग फेज क्या होता है? लॉग फेज क्या होता है? मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है। अगर इसकी बात किया जाए मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। लैग फेज में मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होता है और जे शेप है, जे शेप बनाता है। पॉपुलेशन किस शेप बनाता है? जे शेप बनाता है। और बात किया जाए ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो फ्यूचर में ह्यूमन पॉपुलेशन, फ्यूचर की बात किया जाए, फ्यूचर में इन फ्यूचर की बात किया जाए तो ह्यूमन पॉपुलेशन यस फेज बनाता है। ह्यूमन पॉपुलेशन किस शेप में आता है? एस शेप में आता है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यस फेज मतलब क्या होगा? ये लैग फेज हो गया, ये लॉग फेज हो गया और ये क्या हो गया? सैचुरेशन फेज। लैग फेज, लैग फेज, ये लॉग फेज। इस फेज को बोलेंगे सैचुरेशन, सैचुरेशन फेज, सैचुरेशन फेज। सैचुरेशन पेज क्यों है? कि सैचुरेशन पेज में रेट ऑफ नेटलिटी, रेट ऑफ नेटिलिटी इक्वल टू रेट ऑफ मोरेलिटी बराबर होता है। रेट ऑफ मोरेलिटी ये बराबर होता है। तो याद कर लीजिएगा, सैचुरेशन फेज में ये दोनों फेज में जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होता है। और फ्यूचर में यस फेज देखने को मिलेगा ह्यूमन में, ठीक है, या इस समय यस फेज ही चल रहा है, ठीक है। यस फेज में नेटिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों बराबर होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होते हैं। सैचुरेशन फेज कहलाता है तीसरा फेज। तो इस फेज पे क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ठीक है, इस पे खूब क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सैचुरेशन फेज में नेटिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों बराबर होते हैं।
चलिए कुछ और बात करते हैं। तो अभी तक जो हम चर्चाएं की उस पर गौर कर लेते हैं। हमने बताया इकोलॉजी इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ। फिर रेटर ने इकोलॉजी बोला और हेकल ने फर्स्ट टाइम टर्म इकोलॉजी का उपयोग किया। बात करें हेकल ऐसे ही साइंटिस्ट थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने इकोलॉजी का ऑथेंटिक परिभाषा दिया था, डिफिनेशन दिया था। और ओडम को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, ओडम को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। फिर हम आपसे बात किए हमने आपसे बात किया ऑटो इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं और स्टडी ऑफ कम्युनिटी को सिनेकोलॉजी कहते हैं। यूनिट ऑफ सिनेकोलॉजी इज कॉल्ड ऑटो इकोलॉजी। फिर हमने बात किया पॉपुलेशन क्या है, एग्जाम्पल दिया कानपुर में सन 1964 में कानपुर सिटी में ह्यूमन की पॉपुलेशन 10 लाख थी। स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक स्पीशीज़ की काउंटिंग करना पॉपुलेशन कहलाती है। फिर हमने बात की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन अपार्ट यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर हमने आपसे बात किया पॉपुलेशन के ग्राफ के बारे में, ठीक है। पॉपुलेशन का ग्राफ जे शेप है, अगर बात किया जाए इन फ्यूचर ह्यूमन पॉपुलेशन की तो यस शेप मिलेगा। यस शेप एक नया अभी तक लैग और लॉग फेज मिला था, ठीक है, लेकिन एस शेप में सैचुरेशन फेज मिला जिसमें रेट ऑफ नेटेलिटी और रेट ऑफ मोर्टेलिटी बराबर था। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।